दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस कला के आज के इस वीडियो में। तो तैयार हो जाइए कमेंट्स ड्रॉप करने के लिए मेरे उत्तर से पहले और दीजिए आज के मैराथन के टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। और बात भी करेंगे कुछ कमेंट्स की जो हमारे सब्सक्राइबर साथियों ने कुछ किया है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच में क्विज एक जाती है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि फूको अकीनो, ठीक है, निम्न में से किस आधुनिक कलाकार के गुरु थे? पहला प्रश्न है फूको अकीनो निम्न में से किस आधुनिक कलाकार के क्या थे? गुरु थे। तैयब मेहता के, अर्पिता सिंह के, ए रामचंद्रन या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो शुरुआत हो चुकी है आज के मैराथन की रात 8 बजे की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा जा चुका है और कमेंट मेरे उत्तर से पहले आप शुरू कर देंगे, ये मुझे पूरी आशा है। तो चलिए उत्तर की शुरुआत भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा था उसका सही जवाब है मित्रों सी, ए रामचंद्रन के गुरु थे फूको अकीनो। फूको अकीनो जो थे वो जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक्रिलिक वाश चित्र तकनीक के आविष्कारक हैं। एक्रिलिक वाश एक में ही है, स्पेस बीच में है। ठीक है, एक्रिलिक वाश, ठीक है, एक्रिलिक वाश चित्र जो तकनीक है उसके आविष्कारक प्रयाग झा चिल्लर हैं या श्याम बिहारी अग्रवाल, नित्यानंद महापात्रा या विवान सुंदरम। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। प्रश्न का पूछना है कि इसमें एक्रिलिक वाश चित्र तकनीक के आविष्कारक भारत में हम किस कलाकार को जानते हैं? तो दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वह आपका हो जाएगा मित्रों डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को, जो प्रेजेंट टाइम में सक्रिय हैं चित्रकला के क्षेत्र में, प्रयागराज के एक कस्बे में जन्मे, इलाहाबाद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। नाइट ऑफ द मर्चेंट किस कलाकार का चित्र है? ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन का, सतीश गुजराल का, तैयब मेहता का या गणेश पाइन का। तो वीडियो अगर आगे तक बढ़ते हैं और पसंद आती है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है ये हमारा, और कह रहा है नाइट ऑफ द मर्चेंट। नाइट ऑफ द मर्चेंट ये एक चित्र है, इसमें से किस कलाकार के द्वारा बनाया हुआ? तो मित्रों गणेश पाइन ने ये चित्र बनाया है। किसने? गणेश पाइन का बनाया ये चित्र है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंजलि इला मेनन के ऊपर इनमें से प्रभाव था। मतलब अंजलि इला मेनन जो अभी भी कला के क्षेत्र में फीमेल कलाकार सक्रिय हैं, अभी भी हैं, लगभग 80 प्लस की उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर इसमें से किस कलाकार का प्रभाव था ये पूछ रहा है। उनके खुद के ऊपर एम.एफ. हुसैन के प्रभाव था या के.एच. आरा का प्रभाव था, एस.एच. रजा का या बी.सी. सान्याल का। तो किसका प्रभाव था अंजलि इला मेनन के ऊपर इसमें से एक आधुनिक कलाकार का? यह है हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, चौथा प्रश्न है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एम.एफ. हुसैन के। किसके? एम.एफ. हुसैन के। इसके अलावा दो और कलाकारों का प्रभाव था उनके ऊपर, उसका कमेंट्स आप लोग करके बताएंगे कि किस कलाकार का और प्रभाव था इनके अलावा। अगला प्रश्न देखिए, ठाकुर मथुरा दास निम्न में से किसका चित्र है? ठाकुर मथुरा दास ये चित्र जो है किसका है? कृष्णा खन्ना का, कृष्ण रेड्डी, विकास भट्टाचार्य या मंजीत बाबा। ठाकुर मथुरा दास किस कलाकार का बनाया चित्र है? ठीक है, तो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, आज भी बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक।
पांचवा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है उसका उत्तर हो जाएगा आपका मित्रों सी, विकास भट्टाचार्य। अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं विकास भट्टाचार्य, आप लोग को अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंजीत बाबा का बनाया चित्र जो कृष्ण है उसका माध्यम क्या है? ठीक है, यानी मंजीत बाबा ने एक चित्र बनाया है कृष्ण, और आप देखेंगे उस चित्र को तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कृष्ण को भी उन्होंने अजीब तरीके से पेश किया है अपने चित्र में। ठीक है, एक्रिलिक माध्यम में उसको बनाया है उन्होंने, या फिर जल रंग माध्यम में, टेम्परा माध्यम में, या तेल रंग माध्यम में। चित्र का नाम है कृष्ण, माध्यम पूछ रहा है, बनाया मंजीत बाबा ने। तो ये प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा तेल रंग माध्यम में उन्होंने बनाया है। आगे बढ़िए, सातवां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आया है आपके, क्या कह रहा है? इनमें से मंजीत बाबा ने किनके सानिध्य में कला अध्ययन किया था? यानी किनके सानिध्य में रहकर आधुनिक कलाकार मंजीत बाबा ने अपने कला की शिक्षा ली थी, या कह लीजिए कला का अध्ययन भी उन्होंने उनके सानिध्य में रहकर किया था। ठीक है, क्या सोमनाथ होर के सानिध्य में रहकर उन्होंने किया था, या जगदीश स्वामीनाथन, एम.एफ. हुसैन के सानिध्य में, या फिर विकास भट्टाचार्य के सानिध्य में रहकर? अब एक कमेंट्स की बात करेंगे जो कमेंट्स हमारे चैनल पे था, और उनका नाम, उनकी आईडी है SBS सिंह करके आईडी है उनकी। उनका कहना था कि सर 2 महीने बचे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की तैयारी करें, क्या किया जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमेशा यही तो आपको समझाते आया हूँ मैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए लगेगा कि यहाँ भी कुछ बच गया, यहाँ भी कुछ बच गया, क्या पढ़ूँ मैं। इसीलिए रेगुलर डेली, अगर आप डेली 10 ही प्रश्न पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए 10 प्रश्न, तभी भी आपके पास इतने तैयारी हो जाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये रेगुलर आपको करना पड़ता है, तो आप भी वैसे ही करिए। खैर पढ़िए, अभी भी आपके पास अच्छा मौका है, आप कामयाब हो सकते हैं। इसका सही जवाब है मित्रों सोमनाथ होर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उन्हीं से रिलेटेड, इनमें से मंजीत बाबा का बनाया चित्र कौन सा है? गोवर्धन, लक्ष्मी, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? सोमनाथ होर के सानिध्य में रहकर मंजीत बाबा ने कला की शिक्षा ली, अभी आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि इसमें से कौन सा चित्र मंजीत बाबा का है? ये हमारा 8वां प्रश्न है इस स्क्रीन का, जिसका सही जवाब है दोनों ही, यानी कि गोवर्धन और लक्ष्मी, इन दोनों चित्रों को मंजीत बाबा ने ही बनाया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है स्क्रीन पे आपके, और कह रहा है किस कलाकार ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ की थी? यानी पैक ग्रुप के साथ की थी अपने चित्रों की, ध्यान दीजिएगा, कॉमन पॉइंट, अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी पैक ग्रुप के साथ की थी परमानंद चोयल साहब ने, या फिर कृष्ण खन्ना ने, कृष्ण रेड्डी ने, या फिर समीर मंडल ने? किसने इसमें से अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी पैक ग्रुप के सदस्यों के साथ की थी? प्रश्न संख्या 9 है आपके स्क्रीन पे, और इसका सही जवाब जो होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका बी, कृष्ण खन्ना के। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अजनबी चित्र श्रृंखला निम्न में से किसकी है? नंदलाल बोस की, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, या कृष्ण खन्ना? ठीक है, चित्र श्रृंखला का नाम है अजनबी। अजनबी एक चित्र श्रृंखला है और उसको इसमें से किस कलाकार ने रचा है? दूसरा कमेंट्स लेंगे, मेल है या फीमेल ये नहीं पता चला है आईडी से, लेकिन उनका एक प्रश्न था, उन्होंने कमेंट्स भी किया था, मैंने रिप्लाई उसमें दिया भी था, फिर भी उन्होंने अपना हवाला भी दिया है कि सर इसमें मैंने देखा था। उन्होंने कहा था कि सर उत्तर प्रभाववाद जो है, उत्तर प्रभाववाद वो 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। मतलब उनका कहना था कि सर उत्तर प्रभाववाद जो है वो 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है,
ना कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप पहले क्लियर हो जाइए कि 19वीं शताब्दी में प्रभाववाद, नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद, ये तीनों 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। और 20वीं शताब्दी में घनवाद, अति यथार्थवाद, दादावाद, फाववाद, ये सब जो है मित्रों, ये 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। 20वीं शताब्दी में पाब्लो पिकासो का दौर चल रहा था। 19वीं शताब्दी में माने थे, एडवर्ड मुंक थे, मोने थे, ठीक है। इसके अलावा लोत्रेको थे, ये सब कलाकार थे, रोंदा थे। और 19वीं शताब्दी का जो नव प्रभाववाद है उसके जो जनक थे वो जॉर्ज सोरा थे, ठीक है। और उसी का पहला चित्र है स्नान स्थल, जो जॉर्ज सोरा ने बनाया है। अब इतनी बातों के बाद अगर आप क्लियर हो गए होंगे तो अच्छी बात है, वरना और उन्होंने कहा भी था कि राकेश गोस्वामी में यह है, तो राकेश गोस्वामी को मैं कहूँगा कि एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो उसमें भी दिया हुआ है। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। उम्मीद करता हूं कि आपकी कमेंट्स की बातें हमारे पास आई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। 11वां प्रश्न का कहना है कि पी.एन. चोयल ने झोपड़ी के कौवे किस कलाकार के चित्र के तर्ज पर बनाए थे। परमानंद चोयल ने एक चित्र बनाया झोपड़ी के कौवे। ये चित्र कौन से कलाकार के चित्रों को तर्ज को, मतलब तर्ज मतलब उसी के भाव के आधार पर उन्होंने एक नया भाव बनाया और बनाया झोपड़ी के कौवे, ठीक है। उन्होंने बनाया था धान के खेत में कौवे, और उसी तर्ज पे इन्होंने बनाया झोपड़ी के कौवे, पी.एन. चोयल ने, ठीक है। अब उस पाश्चात्य कलाकार थे वो यूरोपीय कलाकार हैं, आपको विकल्प के अनुसार भी दिख रहा होगा, यूरोपीय कलाकार हैं वो। क्या वो वान गॉग थे जिनके चित्रों के तर्ज पे इन्होंने बनाया था ये चित्र, या हेनरी मातिस, जॉर्ज सोरा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यह है हमारा 11वां प्रश्न और इसका सही जवाब है मित्रों, वान गॉग ने बनाया था धान के खेत में कौवे, और उसी की तर्ज पर पी.एन. चोयल ने बनाया झोपड़ी के कौवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एटेलियर 17 से छापा चित्रण का प्रशिक्षण लिया। एटेलियर 17 से छापा चित्रण का प्रशिक्षण लिया कृष्ण खन्ना ने, पी.एन. चोयल ने, कृष्ण रेड्डी ने, या ए. रामचंद्रन ने। 12वां प्रश्न है आपके स्क्रीन का। एक बात और मित्रों, केबीएस का फॉर्म आ चुका है, आज से आवेदन भी चल रहा है। 5 तारीख से आपका प्राइमरी टीचर में भी अगर एलिजिबिलिटी है, खासकर फीमेल का, तो बहुत अच्छा चांस है। 10% पूरे आरक्षण पे हैं वो लोग। और जनरल को ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर 30 से प्लस थोड़ा भी हो जाएगा तो उनका आवेदन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ओबीसी को भी एक तरह से मुश्किल ही है। लेकिन अगर देखिएगा उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, टीजीटी का फॉर्म खोलेंगे तो आर्ट एजुकेशन करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो आपके लिए है, कला के लिए। आर्ट एजुकेशन और टीजीटी डब्ल्यूई करके एक आ रहा होगा पोस्ट में, वो ये दोनों कला से संबंधित है और इसी में आपको कला से संबंधित आवेदन करना है। लग जाइए, मौका है, बाजी मार दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों कृष्ण रेड्डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कश्मीरी कलाकारों के प्रगतिशील ग्रुप का संस्थापक इनमें से कौन था। कश्मीरी कलाकारों का जो प्रगतिशील ग्रुप था उनके संस्थापक पी.टी. रेड्डी थे, हरिदासन, अश्वनी मोदी, या पी.एन. काचूरू, ठीक है। यह है आपका 13वां प्रश्न। टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आज के 13वें प्रश्न पे मौजूद हैं। लाइक और शेयर के साथ एकदम बने रहिएगा वीडियो पे। इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों पी.एन. काचूरू, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। कविता संग्रह बेसुख रूह के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसमें से किस कलाकार को। कविता संग्रह का नाम क्या है। नाम है उसका बेसुख रूह, उस कविता संग्रह का नाम है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कविताओं के लिए ही, कवि इसी सब चीज़ों के लिए ही, लेखन के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है, उनको सम्मानित किया गया था। कौन थे वो। गुलाम रसूल संतोष थे, यानी जी.आर. संतोष जिनको बोलते हैं आप लोग। अब्दुल रहमान जुगताई साहब थे, गुलाम मोहम्मद शेख थे, या मकबूल फिदा हुसैन। किनको बेसुख रूह कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
14 नंबर प्रश्न, जिसका सही जवाब है ए, गुलाम रसूल संतोष को। ठीक है, 15वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि बनस्थली विद्यापीठ जो राजस्थान में है से फ्रेस्को भित्ति चित्रण का अध्ययन इसमें से किस कलाकार ने किया है, या किया था कह लीजिए। ठीक है, बनस्पति विद्यापीठ राजस्थान में है, वहां से फ्रेस्को भित्ति चित्रण का अध्ययन किया था समीर मंडल ने, या फिर विवान सुंदरम ने, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट, जिसको फुल हाफ फॉर्म में आप पढ़ते हैं ज्योति भट्ट, ठीक है, या फिर सतीश गुजराल। यह है आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, और आपको बताना है कि इसमें से किस कलाकार ने फ्रेस्को भित्ति चित्रण का अध्ययन बनस्पति विद्यापीठ राजस्थान में किया था। ठीक है, यह हमारा 15वां प्रश्न, इसका सही जवाब है मित्रों सी, ज्योति भट्ट, यानी ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनता वॉच रिपेयरिंग। क्या है प्रश्न? जनता वॉच रिपेयरिंग किस कलाकार का बनाया चित्र है? मीरा मुखर्जी, भूपेन खक्कर, शंखो चौधरी या सोमनाथ होर। जनता वॉच रिपेयरिंग, ठीक है, यह है आपके चित्र का नाम। किसके द्वारा बनाया गया ये चित्र है? यह है हमारा 16वां प्रश्न, और आज के 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, देखना है कौन है सुपर बेस्ट परफॉर्मर आज के इस वीडियो का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों बी, भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर, जिनका जन्म 1934 में हुआ था 10 मार्च को मुंबई में, जिनकी मृत्यु सन 2003 में हो गई। अपने समलैंगिक कला के लिए जाने जाते हैं भूपेन खक्कर साहब, और समलैंगिक कला को खुलकर चित्रित करने वाले भारत के पहले चित्रकार थे सन 1980 के दशक के। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है अलौह धातु को ढालने का लास्ट वैक्स तकनीक क्या कहलाता है? अलौह धातु को ढालने का जो लास्ट वैक्स तकनीक है वो क्या कहलाता है? लिथोग्राफी कहलाता है, या फिर सेरीग्राफी, वुडकट या ढोकरा कास्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अलौह धातु, अलौह का मतलब होता है, अलौह धातु का मतलब हो गया मुख्य रूप से जो ब्रांज होता है, ब्रांज। ठीक है, अलौह धातु का मतलब जो मुख्य रूप से ब्रांज होता है, उसको ढालने का लास्ट वैक्स टेक्निक जो है वो क्या कहलाता है? तो मित्रों वो कहलाता है आपका ढोकरा कास्टिंग। क्या कहलाता है? ढोकरा कास्टिंग। आपको पता ही है कि ढोकरा कास्टिंग के जो है कि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों का एक प्रशिक्षण, एक चीज़ है ढोकरा कास्टिंग, जिसको वहाँ से प्रशिक्षण लिया है आधुनिक कलाकार मीरा मुखर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूर्तिकार महेंद्र पांड्या माध्यम के रूप में चुनाव करते हैं। मूर्तिकार महेंद्र पांड्या, ठीक है, आधुनिक मूर्तिकार महेंद्र पांड्या सक्रिय हैं। 1926 में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, और पूछा जा रहा है आपसे, एक मूर्तिकार होते हुए भी पूछा जा रहा है कि कौन से माध्यम का चुनाव करते हैं अपने मूर्तिकला के क्षेत्र में मूर्तियों को बनाने के लिए? पांड्या जी। ठीक है, संगमरमर का, लकड़ी का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यह है हमारा 18वां प्रश्न, और इसका सही जवाब है मित्रों दोनों का। पांड्या जी संगमरमर और लकड़ी, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, रूप में चुनाव करते हैं अपने जो है मूर्ति को बनाने के लिए। और आपको पता होगा इनका एक गुलाबी संगमरमर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। उसका थीम है एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण, मूर्ति उन्होंने बनाई है। ठीक है, इसके अलावा एक और मूर्ति बनाई है लकड़हारा। लकड़हारा भी आपको नई दिल्ली के संग्रहालय में ही राष्ट्रीय मिलेगा। मूर्ति शिल्प है जो जेब्रा मार्बल में उन्होंने बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वुमेन ऑन पीकॉक किसका मूर्ति शिल्प है?
वुमेन ऑन पिकॉक, मोर पर। ठीक है, ये मृणालिनी मुखर्जी का है या मीरा मुखर्जी का मूर्ति शिल्प है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है या नागजी पटेल का। ठीक है, चित्र का नाम, सॉरी, मूर्ति शिल्प का नाम वुमन ऑन पिकॉक। किसका बनाया है ये? तो मित्रों, इसको बनाया है मृणालिनी मुखर्जी ने। मृणालिनी मुखर्जी जिनका जन्म 1949 में हुआ था और जो 2015 में दुनिया को अलविदा कह गई। एक मूर्तिकार थी मृणालिनी मुखर्जी और स्पेशली जूट की रस्सी, सुतली और डोरी से वो अपने मूर्ति शिल्पों को बनाया करती थी। सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी थी वो। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं अनंत खैरनार, महेंद्र पांड्या, नागजी पटेल या जय झरोटिया। टीजीटी 2021 में इस तरह के 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक पूछा गया था नहीं जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, और एक पूछा गया था कि निम्न में से एक मूर्तिकार है। आपको याद होगा 2 प्रश्न ऐसे टीजीटी 2021 में पूछे गए थे, एक नहीं और एक दूसरा था इनमें से मूर्तिकार एक हैं, सिर्फ बाकी चित्रकारों का नाम दिया गया था। ठीक है, तो उसी बेस पे ये प्रश्न है कि मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते इनमें से कौन। 20वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है जय झरोटिया। जय झरोटिया एक मूर्तिकार नहीं है। अनंत खैरनार बिल्कुल नए मूर्तिकार हैं, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो है कॉटन से मूर्तियां बनाया करते हैं। कॉटन जो रुई होता है उससे इनकी काबिलियत है मूर्ति बनाने की। लगभग 2000 मूर्तियां इन्होंने बनाया है। महेंद्र पांड्या के बारे में भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। और नागजी पटेल वो भी एक मूर्तिकार थे जिनकी मृत्यु 2017 में हो गई और जिनका जन्म हुआ था 1937 में। जो है मूल रूप से एक मूर्तिकार थे अपने काम में। ठीक है, और संगमरमर, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के माध्यम से वो कार्य भी करते थे। उनका एक सर्प नाम का जो है ग्रेनाइट से बना मूर्ति है, आपको पता ही है। 21वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न का कहना है कि राघव कनेरिया निर्मित कलोल मारता बछड़ा का माध्यम क्या है। यानी राघव कनेरिया साहब ने एक मूर्ति बनाई है जिसका नाम है कलोल मारता बछड़ा। मतलब आपने देखा होगा गाय का, रियलिटी में भी अगर आपने देखा होगा तो जो गाय के बछड़े होते हैं छोटे छोटे, वो कलोल मारते हैं। कलोल मतलब कि इधर 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 जो है जंप करते रहते हैं, मतलब चैन से नहीं रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर जंप करते रहते हैं। उसी का एक शब्द है कलोल, मतलब उछल कूद करना। तो कलोल मारता बछड़ा उन्होंने बनाया है राघव कनेरिया साहब ने, जिनका जन्म 1936 में हुआ है। 1936 में उनका जन्म हुआ है। सक्रिय हैं राघव कनेरिया साहब और अभी भी वर्क कर रहे हैं। ग्रेनाइट, कांस्य, सैंडस्टोन या टेराकोटा किस में बनाया है कलोल मारता बछड़ा को? तो इसका सही जवाब है कांस्य में। किस में बनाया है? कांस्य में उन्होंने बनाया है कलोल मारता बछड़ा। और कनेरिया साहब पर जो प्रभाव रहा वो मारिनो, हेनरी मूर और अमरावती के शिल्पों का रहा। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 22वां, नागजी पटेल ने मूर्तिकला में एमएसए नहीं है, ये है एमएफए जो होता है। ठीक है, एमएस नहीं है मित्र, ये हमारा एमएफ है। ध्यान दीजिएगा, एमएफए, बीएफए, एमएफए जो हम लोग की डिग्री होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो नागजी पटेल ने मूर्तिकला में एमएफए की डिग्री कहाँ से ली है? जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल यानी बंगाल में जो है, नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर जिसको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट कहते हैं, जिसको मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं, उसमें ली, या एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। कहाँ से नागजी पटेल साहब ने अपने एमएफए की डिग्री ली थी? 2017 में उनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, इस 22वें प्रश्न का जो कहना है इसका सही जवाब है एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से उन्होंने मूर्तिकला में एमएफए की डिग्री ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वह कलाकार जो 1941 में उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। ध्यान से देखिएगा, 1941 में उत्तर प्रदेश में जन्मे इसमें से एक आधुनिक कलाकार कौन है? प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, विवान सुंदरम, समीर मंडल या इनमें से कोई नहीं?
ठीक है। अब एक बात और है, विकल्प बहुत सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि इस विकल्प में तीनों के तीनों कलाकार अभी भी सक्रिय हैं, अपने कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसमें से एक हैं जो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला है। बहुत लोग हमारे हमारे यूट्यूब पे अमरोहा के भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो अमरोहा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था 1941 में। बिल्कुल सही गेस होगा आपका। मैं बात कर रहा हूँ इस समय जिस कलाकार की, मित्रों वो कलाकार हैं आपके प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल। ठीक है, जय कृष्ण अग्रवाल जिनका जन्म 1941 में हुआ, समकालीन भारतीय ग्राफिक कलाकार हैं और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने सीखी है कला, ग्राफिक कला की शिक्षा सोमनाथ होर से। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कह रहा है 24 नंबर, किस कलाकार ने जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित करने वाले कलाकार हैं? जेम्स यानी कौन से इसमें से कलाकार हैं जो जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित करने वाले कलाकार? ध्यान दीजिएगा, मैंने इस प्रश्न को उठाया लेकिन पूरी बात ना लेकर छोटा सा बस पॉइंट उठाया है, और ये 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बस थोड़ा सा उसमें जोड़ा गया है, कुछ आपको याद होगा अगर 2016 के कला के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तो इसका सही जवाब है अतुल डोडिया। पूरा प्रश्न जो पूछा गया, मुंबई का वह कलाकार या फिर अपने दो चहेते कलाकार डेविड डॉकिन और भूपेन खक्कर के साथ अपने आप को जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया, किसने? अतुल डोडिया। तो मैंने उन दोनों का कलाकार का नाम नहीं लिया, बस इतना ही लिख दिया है कि जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित करने वाले कलाकार, तो स्वयं को उन्होंने जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया, तो अतुल डोडिया। ठीक है, आइए 25वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न का कहना है, बारहमासा निम्न में से किन का बनाया चित्र है? देखिएगा, एक आधुनिक कलाकार ने इसमें से बारहमासा नामक चित्र बनाया। बारहमासा वैसे तो आप पहाड़ी शैली में जाइए, आपके राजस्थानी में जाइए, और बारहमासा से संबंधित बहुत सारे लोगों ने चित्र बनाया उस समय। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो बारहमासा कह रहा है, ऋतुओं से संबंधित जो है उस समय के बने बारहमासा, ये चित्र है बारहमासा एक आधुनिक कलाकार का बनाया हुआ। यहाँ ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, किसने बनाया? मोती झरोटिया, कृपाल सिंह शेखावत, रणवीर सिंह बिष्ट या ललित मोहन सेठ? 25वां प्रश्न ऑन स्क्रीन है आपके, और कमेंट्स उम्मीद है आपके आ रहे होंगे। तो मित्रों, हमारे इस 25वें प्रश्न का सही जवाब है कृपाल सिंह शेखावत। किसने बनाया? कृपाल सिंह शेखावत ने बारहमासा बनाया। माध्यम है टेम्परा। किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में उन्होंने बनाया है। अगला देखिए प्रश्न, मोनालिसा हंस रही थी नामक उपन्यास के लेखक हैं। मोनालिसा हंस रही थी, ये क्या है? ये एक उपन्यास है, इसमें से एक लेखक के द्वारा लिखा हुआ। क्या अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखा है, अनुपम सूद ने लिखा है, या अशोक भौमिक ने लिखा है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पहुँचे होंगे, वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बने रहिएगा अंत तक अगर अच्छे प्रश्नों को फेस करने हैं तो। ठीक है, 26वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जिसका सही जवाब है डी, अशोक भौमिक। अशोक भौमिक कला समीक्षक, चित्रकार हैं, और उनका पुस्तक बहुत सारी प्रकाशित हुई हैं। उसी में एक है मोनालिसा हंस रही थी, और ये उपन्यास है, और ये उपन्यास उनका पहला भी उपन्यास है, फर्स्ट उपन्यास है, पहला उपन्यास है मोनालिसा हंस रही थी। इसके अलावा उन्होंने और भी सारी बुकें लिखी हैं। ठीक है, उसके बारे में शायद मैंने एक दिन एक बुक के बारे में उनके पढ़ाया भी था आपको। एक बुक का नाम याद होगा, 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, हुसैन के बहाने, आपको याद होगा, इन्हीं का लिखा हुआ बुक है। आगे बढ़िए, 27वें प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि भारतीय लघु चित्रों और जैन कला के विस्तार के लिए जाना जाता है, इसमें से कौन सा कलाकार? क्या है? भारतीय लघु चित्रों और जैन कला के विस्तार के लिए इसमें से कौन से कलाकार जाने जाते हैं? ठीक है, कवल कृष्ण, सरयू दोषी, हरिहर लाल मेड़,
या प्रभाकर वर्वे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत मेहनत से इसको बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आज की इस श्रृंखला को भी बेस्ट देंगे परफॉर्मेंस के साथ अपने। तो हमारे इस 27वें प्रश्न का जो कहना है, इसका सही जवाब है सरयू दोषी। कौन है? सरयू दोषी भारतीय लघु चित्रों और जैन कला के विस्तार के लिए जाने जाने वाले सरयू दोषी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक हैं सरयू दोषी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में हुई। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है लखनऊ में हुई है, कौन से साल में? 1936 में, या फिर 1940 में, 1945 में, या 1950 में? ठीक है, यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में हुई, कौन से सन में? 28वां प्रश्न है आपके स्क्रीन का, जिसका सही जवाब है ए 1936 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है और प्रश्न कह रहा है, ट्री ऑफ लाइफ अर्पणा कौर के चित्र का माध्यम है। अर्पणा कौर ने बनाया है ट्री ऑफ लाइफ नामक चित्र। पूछ रहा है इस चित्र का माध्यम, मतलब कौन से माध्यम में अर्पणा कौर ने ट्री ऑफ लाइफ नामक चित्र को बनाया। ठीक है, टेम्परा माध्यम में बनाया, वाश माध्यम में, एक्रिलिक माध्यम में, या तेल रंग माध्यम में? कौन से माध्यम में अर्पणा कौर ने बनाया है ट्री ऑफ लाइफ? सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन का, और इसका सही जवाब है तेल माध्यम में। अर्पणा कौर ने बनाया है ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ एनलाइटमेंट। इन सभी को उन्होंने 1998 में बनाया। ठीक है, तेल रंग माध्यम में सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वीडियो का आखिरी प्रश्न फाइनल सबमिट कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले। इस प्रश्न का उत्तर देके प्रश्न है कि ए रामचंद्रन की बनाई ययाति श्रृंखला निम्न में से संबंधित है किससे? ए रामचंद्रन ने जो ययाति श्रृंखला बनाई है वो रामायण से संबंधित है, या फिर सम्रांगण सूत्रधार से, महाभारत से, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण से? तो टॉप 30 प्रश्नों की फाइनल प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। फाइनल कर दीजिए इसको सबमिट और बताइए कि क्या रहा आज का आपका परफॉर्मेंस इस मैराथन का। तो ययाति श्रृंखला से संबंधित जो है इसमें से ग्रंथ, या कह लीजिए जो ग्रंथ है जो भी है इसमें से, वो है आपका महाभारत से। ए रामचंद्र की बनाई ययाति श्रृंखला में जो चित्र है उसकी बात कर रहा है, जो उसमें चित्र बने हैं उसकी बात कर रहा है कि वो किससे संबंधित है? महाभारत की से। मतलब ये हुआ कि महाभारत की जो कहानी है उससे संबंधित वो चित्र बने हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।